Welcome to class 9 history chapter number 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. Remaining part of the chapter is continued. Next topic is support for socialism. By the 1870s, the socialists had formed an international organization called the Second International to bring about a common opinion. For their efforts, the workers started forming unions in Germany and England to fight for their rights and improve their lives. They demanded reduction in working hours and right to vote. तो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर्स में टॉपिक्स पढ़े थे वो था इमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने देखा था कि सोशलिज्म यानी समाजवाद की विचारधारा किस तरह यूरोप में एंटर किया, प्रवेश किया और कौन कौन उसके अनुयायी थे, कौन कौन उसके जो सोशलिज्म के वकालत करने वाले कौन कौन थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि समाजवाद का समर्थन यूरोप में किस तरह से मिला। तो 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था और अपने प्रयासों और कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से के लाने के लिए समाजवादियों ने सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन भी बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने एक फंड भी, एक कोष भी स्टैब्लिश किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी supported the unions in their efforts to win seats in the parliament. The socialists formed their political parties. As a result, the Labour Party was formed in Britain in 1905, and in France also a socialist party was formed. Though the socialists could not form government anywhere in Europe till 1914, yet they strengthened themselves by becoming members of the parliament. इस तरह से हम लोग देख कि 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। संसदीय राजनीति में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में उनकी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, ये तो अलग बात है, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई भी थी, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों यानी कॉन्जर्वेटिव्स, उदारवादियों में यानी लिबरल्स और रेडिकलों में का ही दबदबा बना रहा। इन लोगों की बात नहीं चली। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाजवाद धीरे धीरे समाजवाद के सिद्धांतों का उसका समर्थन मिलना शुरू हो गया और ये काफ़ी तेज़ी से ये विचारधारा फैलना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं द रशियन एम्पायर, रूसी साम्राज्य क्या था। द ज़ार ruled over the
Russia for a long time, since 1325 to 1340. The Tsar, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़ार रशिया के राजा को या शासक को ज़ार कहा जाता था। तो द ज़ार बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग एट टाइम ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। ज़ार निकोलस सेकेंड रूल ओवर द रशिया। तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रशियन एम्पायर इन 1914, Tsar Nicholas II ruled over the Russian Empire, which included Russia, some parts of Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, Ukraine, and Belarus. This empire extended from mid-Asia to Pacific Ocean. Georgia, Armenia, and Azerbaijan were also under Russian rule. The Russians were followers of Orthodox Christianity. The Catholics, Protestants, Muslims, and Buddhists were also a part of the Russian Empire. इस तरह से हम लोग देखते हैं रूसी साम्राज्य का 1914 में इसकी शुरुआत हुई, रशियन एम्पायर का। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर ज़ार निकोलस का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले तमाम जो क्षेत्र के अलावा आज का अगर कहा जाए फिनलैंड, लतवाइया या लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंदर आते थे। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो थे, चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट थे वो मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो समाजवाद और रूसी साम्राज्य के अंदर ये सिस्टम्स, ये प्रथा या रशियन एम्पायर के साथ होने वाली तमाम क्रियाओं को आगे बढ़ाते चलते गए। तो आज हम यहीं तक इस चैप्टर के इसी पार्ट तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फीचर्स ऑफ रशियन एम्पायर, जिसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि वहाँ का रशिया का इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या था, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स का क्या था, कंडीशंस ऑफ फार्मर्स इन विलेजेस, और इस तरह से सोशलिज्म इन रशिया किस तरह से आगे बढ़ा। तो ये चैप्टर्स अभी और कुछ दिन चलेगा। साथ साथ तुम लोगों को ये बात बताते जाते हैं कि जितना पढ़ाई हो चुका है आप उसको ध्यान से जो बुक है उसको ध्यान से पढ़ोगे फिर से, क्योंकि इसकी तैयारी भी करते ही जाना है आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए। और जहाँ जो पार्ट समझ में नहीं आए, जो हिस्सा समझ में नहीं आए, जो टॉपिक्स ठीक से समझ में नहीं आए, तो उसका तुम ये सवाल पूछ सकते हो। जो भी डाउट्स होगा उसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन हर एक पार्ट्स का ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, उसकी पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान से समझने का कोशिश करोगे। अब तो चैप्टर्स भी कम हो गया है, इसलिए अब अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। अगले क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे।
टिल देन, थैंक यू।